नमस्कार। मैं हूँ ख्याति पुरोहित। आज मैं दिल्ली में सन्निधि में बैठी हूँ। सन्निधि मतलब वो कमरा, वो घर, वो इमारत जहाँ काका साहब कालेलकर अपने जीवन के पिछले 25 साल में रहे। मेरे साथ कुसुम बहन शाह जुड़ी हुई है। कुसुम बहन शाह मूल गुजराती है, पर उनका रहन सहन, उनका बचपन, ये सारा हुआ महाराष्ट्र के नंदनबार में। आइए हम जानते हैं कुसुम बहन शाह का परिचय काका साहब से कब हुआ, कुसुम बहन कौन है और कुसुम बहन ने अपने जीवन में काका साहब को गुरु कब से माना है। नमस्कार कुसुम बहन। कुसुम बहन, हमने ये जाना कि आप काका साहब कालेलकर के साथ 1965 से जुड़ी हुई है। जी हाँ। तो हमें पहले आपका परिचय बताइए और उसके बाद आप किस तरह से उनसे जुड़ी, उनका संपर्क कैसे हुआ, ये जानना है। जी हाँ, जरूर। मैं मूल तो महाराष्ट्र नंदुरबार की हूँ। तो जहाँ महाराष्ट्र और गुजराती दोनों संस्कृति का मिश्रण मेरे में हुआ है, भाषा में, रहन सहन सब में। नंदुरबार में मैं स्कूल की पढ़ाई तक रही हूँ। बाद में मैं बम्बई गई थी। तो नंदुरबार में मैं जहाँ रही वो भूमि राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत थी। वहाँ अनेक छोटे छोटे बच्चों ने 8 साल से लेकर 23 साल के बच्चों ने 6 बच्चों ने अपना आंदोलन के समय में बलिदान दिया था। झंडा नीचे नहीं गिरा। शिरीष कुमार, धनसुख वगैरह, वो जहाँ उनका स्मारक भी बनाया है। स्कूलों में हमें उनसे प्रेरणा मिली है। 9 सितंबर को हमें बच्चों को वहाँ ले जाया जाता था और कुछ प्रतिज्ञा दिलवाते थे। तो बचपन में उनके प्रेरणा मिली। हम तो अनेक प्रवृत्तियाँ करते थे। जैसा नेत्र शिविर हुआ तो हम बच्चे भाग लेते थे, अपने अनुरूप सेवा करते थे। हम राष्ट्रीय क्या जो भी प्रवृत्ति होती थी तो उसमें हम सब बच्चे भाग लेते थे। जब विनोबा जी आए तो मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। तो मुझे कहा गया कि आपको सेवा की इच्छा है। तो विनोबा जी के शिष्य ने कहा कि तुम क्या सेवा कर सकती हो। तो मैंने अपने पूरी टीम लेकर, सहेलियों के 10-12 सहेलियों को लेकर पूरे नंदुरबार में सर्वोदय पात्र के फॉर्म भरवाए, सर्वोदय साहित्य का बिक्री करा और विनोबा जी आए तब उनसे मुलाकात भी हुई। फिर मेरे में हुआ कि हमें पढ़कर क्या करना है। तो मैं स्कूल छोड़कर घर में बैठ गई। विनोबा जी को भी कहा कि आपके साथ मुझे आना है, मुझे स्कूल की पढ़ाई नहीं करनी है, आध्यात्मिक ज्ञान लेना है। विनोबा जी ने कहा कि मैं तो पदयात्रा में रहता हूँ, तो मेरे 2 भाई हैं, उनको मिलो, उनके साथ रह सकती हो। फिर मेरी मौसी ने मुझे बहुत समझाया कि अब तू पढ़ाई ख़त्म कर, फिर जहाँ जाना है जा सकती हो। तेरे पिताजी भी बीमार है तो कर्तव्य है कि उनकी सेवा करना। मैं मान गई और मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई नंदुरबार में करी। तो नंदुरबार के वातावरण में मुझे बहुत ही सेवा की भावना की मिली है प्रेरणा। उसके बाद मैं बम्बई गई। बम्बई में बीए तक करा। तभी भी मुझे लगा कि मुझे कोई नौकरी करनी नहीं है तो एमए करना है। एमए के भी फर्स्ट टर्म में मैं दाखिल हुई थी, वो भी छोड़ दिया। और हिंदी की परीक्षाएं दी, मैंने प्रवीण तक दी वगैरह सब करती रही। फिर मुझे लगा कि ये तो चलता ही रहेगा, मुझे कोई आश्रम में जाना है। तो आश्रम में कैसे जाऊं? मेरे भाई ने, सबने कहा कि रुक जा, जल्दी नहीं है। लेकिन मेरे में एक उत्साह था तो मैं पोंडेचेरी पहुंच गई। और पोंडेचेरी में माता जी को मिली। उन्होंने कहा बिना बुलाए क्यों आ गए। उनकी सेक्रेटरी को सीधी नहीं मिलती माता जी। तो मेरे फ़ोटो ली वगैरह, मेरी साधना देखने के लिए कि क्या कर सकती है। मुझे वहाँ मना करा, लेकिन 8 दिन मुझे पोंडेचेरी में रखा फ्री में, एक हॉस्टल में। और
फिर वहाँ मैं रही। और मेरे भाई का भी बम्बई से पत्र आ गया कि तुम गई हो तो आराम से जितना मन भरे इतना रहो। तो 2 महीने रही और मैं सारा आश्रम के वासियों के, सुंदरम के यहाँ भी जाती थी, फिर गुजराती भाइयों को मिलती थी, वापी के मोहन भाई पटेल वगैरह सबसे मिलती थी। वो सब मुझे दिखाते थे। तो निराश तो हुई, माता जी ने क्यों नहीं लिया। फिर उसके बाद में मैं बम्बई वापस आना था, समय पूरा हुआ, तब मैंने श्री अरविंदो समाधि के आगे बहुत भक्ति से प्रार्थना की कि ये सब साधक को मैं देख रही हूँ 2 महीने से, मुझे लगता है कि मैं सबसे कम उतरती हूँ, ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मेरे योग्य गुरु और मेरे स्थान पर मुझे पहुँचा दो। फिर बम्बई आई, तब मुझे तुरंत एक सर्वोदय कार्यकर्ता जो काका साहब के पास दिल्ली थे उस समय, श्याम सुंदर शुक्ला, उन्होंने लेटर लिया कि देखो तुम वापस आई, लेकिन काका साहब भी ऐसे व्यक्ति है, बम्बई आ रहे, तुम उनको मिलो। फिर मैं काका साहब को मिली मलबार हिल में, तो सरोजबेन नानावटी के घर पर थे। फिर मुझे वहाँ उनके कक्षा में बैठे थे पलंग पर, और मुझे लगा कि जो स्वप्न में योगी ने दर्शन दिया यही है काका साहब। अरे वाह, बहुत हाँ, बढ़िया। हाँ, तो मुझे बहुत ही शांति हुई। और जब जब 6 महीने तक काका साहब बम्बई आते रहे, मैं उनको मिलती रही, उनका कोरेस्पोंडेंस लिखती रही मलबार हिल जाकर। और तब तक मैंने एक लाइब्रेरी में काम करा, SNDT यूनिवर्सिटी जो माटुंगा में है, उनमें काम करा। मेरी प्रिंसिपल धैर्या बेड़ा बेनू ओरा थी, वो मुझे हमेशा प्रोत्साहन देती थी, उन्होंने दिया काम। और मैंने कहा कहीं आश्रम में जाना, कहीं जाना है तो मुझे लाइब्रेरी तो संभालनी है, तो लाइब्रेरी का कोर्स मैंने सीख लिया। उसके बाद 6 महीने के बाद फिर ये हुआ, धैर्या बेन कहते तू यही करती रहेगी, अब क्या करना है, निर्णय लेना चाहिए। तो मैंने काका साहब के साथ जाने का निर्णय करा। काका साहब बम्बई आए थे सरोजबेन के साथ, तो उनके साथ में पे दिल्ली आई। कुसुमबेन साहब, आपने जिस तरह से बताया कि आप 27 फरवरी 1941 में आपका जन्म हुआ है और 1965 से आप काका साहब कालेलकर के साथ जुड़ी हुई हैं। जी, तो हमें बताइए कि काका साहब कालेलकर के सानिध्य में रहकर आप कैसे कार्य करती थी, क्या क्या कार्य करते थे, जी। आपके रोज के कार्य कौन कौन से रहते थे, और आपके काका साहब कालेलकर के साथ के अनुभव के विषय में हमें जानना है। जी। काका साहब के पास मैं आई, आते ही जैसे स्टेशन से आई तो यहाँ महान व्यक्ति रहते थे, फ्रीडम फाइटर। एक तो रेहाना बेन तैयब जी, सरोजबेन नानावटी, हसमुख व्यास, अमृतलाल नानावटी वगैरह, ये सबके बीच में आकर मुझे एकदम एहसास हुआ कि मैं कितनी महान व्यक्तियों के पास आ गई हूँ, तो मुझे बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। आते ही मुझे कहा गया सिर्फ काम क्या, काका साहब जब कहे तब लिखने का काम। उनका लेख मराठी, गुजराती, हिंदी वगैरह में, अंग्रेजी मुझे आता नहीं था, तो ये सब लिखवाते थे काका साहब जब कहें। और सुबह में उठकर भी बुलाते थे, दोपहर को भी, और जब भी समय मिलते थे वो लिखवाते थे। और उनके साथ साथ जो सफ़र पर जाते थे प्रवास में, तब भी काका साहब हमेशा ट्रेन में लिखवाते थे। काका साहब सरोजबेन का तो AC फर्स्ट क्लास का पास था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था कि काका साहब आपकी उम्र ऐसी है कि फर्स्ट क्लास में जाने लायक नहीं, ठंड लगे, मिट्टी जाए, आपको फर्स्ट क्लास का पास देते हैं। और एक अटेंडेंट का, तो अटेंडेंट में मैं जाती थी, तो दिन में मैं स्लीपर में से पूरे अंदर से ट्रेन में से उनके पास पहुंच जाती थी, और वहाँ के TT भी शामिल करने देते थे, मुझे बैठने देते थे। काका साहब ट्रेन में ज़्यादा लिखते थे और लिखवाते थे ऐसा। और ट्रेन आने में देरी हुई तो प्लेटफॉर्म पर बैठकर भी लिखवाते थे कि चलो लिखो, उनको कोई ऐसा माहौल की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे लिखवाने का काम मुख्य मेरा था। काका साहब का फिर लेख वगैरह फेर करना, उसकी कॉपी यहाँ एक मंगल प्रभात के लिए देना, और जो मंगवाते संदेश लेख उनको भेजना,
ऐसा मैं करती रहती थी। काका साहब बहुत खुश होते कि कुसुम तुझे ये उत्साह है ये सब लिखने का, थकती नहीं हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और काका साहब का बहुत 30,000 किताबों का ग्रंथालय, तो ये भी मुझे संभालना था। एक किताब मांगे तो उनको कैसे दूं, तो मैंने आते ही काका साहब सफ़र में गए तो मैं कभी नहीं जाती थी, और एक ग्रंथालय का पूरा विषयवार मैंने सॉर्ट करके रखा था सन्निधि में। और जब काका साहब कोई विषय पर किताब मांगे तुरंत निकाल कर देती थी। कोई संभाषण मिलने आए तो मुख्य विषय पर बात निकली तो तुरंत निकाल कर देती, तो खुश होते थे कि एकदम तुम निकाल सकते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये काका साहब का ये काम था। और फिर सफ़र में जाते थे तो कैसे उपयोग करना, मुझे कोई काम का आज्ञा नहीं दी थी, ये काम करना है, मैं अपने आप खोज लेती थी क्या करना है काका साहब का काम। तो फिर उनकी जो वर्धा से सब सामान उनका आया था, उसमें उनकी पुरानी डायरिया, पत्र व्यवहार वगैरह सब मैं देखती थी। काका साहब को जानना है तो ये सब मुझे देखना है, तो डायरिया पढ़ती थी, उनके पत्र व्यवहार देखती थी, वो सब करती थी मैं। ये सब काका साहब का ये मुख्य काम था। और पर्सनल सेवा तो जो होती थी मुख्य, तो वह उनको समय पर मैं पानी देती थी पीने, तो खुश होते थे कि मुझे पानी पीने का याद नहीं रहता, मांगने का कब प्यास लगी। मेरे पास एक सिंधी भाई थे, वो भी मुझे याद रखकर पानी पिलाते थे, तुम्हें पिलाते हो बहुत अच्छी। तो ऐसे कदर भी करते थे काका साहब अपने काम की। और हम जैसे, और वो काका साहब 81 साल के थे तब उनका पहला जन्मदिन 1 दिसंबर को था। मैं अक्टूबर में आई और 1 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में फंक्शन था, संस्कृति के परिव्राजक ग्रंथ दिया गया था राष्ट्रपति के हाथों। तो मुझे तब सब लोगों से परिचय भी मेरा एकदम हो गया काका साहब वाले। तो ये सब एक अपने जीवन का एक बहुत गौरव का विषय है कि ये मुझे आते ही कितना यहाँ काका साहब के पास मौका मिल गया। पर्सनल काम में जो भी कहे तो करने में तैयार थी। हम लोग अभी गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के प्रांगण में सन्निधि में बैठे हैं। सन्निधि के विषय में हम कुसुमबेन से जानेंगे। काका साहब जब वर्धा में थे तो हिंदुस्तानी प्रचार सभा चलाते थे, और वो जो रहते थे वो स्थान को काकावाड़ी कहते थे। तो वो गांधी जी के जाने के बाद काका साहब ने संकल्प करा कि गांधी जी को जीवंत रखना है तो इनका एक म्यूज़ियम बनाना चाहिए, नहीं तो जैसे कृष्ण राम सब वो मूर्तियाँ रह जाएगी और उनका जीवन चरित्र किसी को मिलेगा नहीं। तो काका साहब ने अपने जीवन के 5 साल पूरे गांधी म्यूज़ियम के काम के लिए दिया। बापूजी के जाने के बाद जगह जगह से मुंबई जाकर सब जगह से गांधी जी की चीज़ें लाए और गांधी म्यूज़ियम खड़ा करने में ताकत लगाई। उनके साथियों को भी वहाँ रखा और 5 साल के बाद वहाँ से हट गए और गांधी म्यूज़ियम बन गया। गांधी म्यूज़ियम के बाद अपने नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि काका, उसके पहले वो मानसिंह रोड पर यहाँ वहाँ रहते थे अपने साथियों के साथ काका साहब, कि आप वर्धा आते जाते हैं, दिल्ली आते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, तो आप ज़मीन लीजिए या अपनी संस्था यहाँ ले आइए वर्धा से। तो गांधी जी के स्मृति में गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नाम रखा और 1955 में उसका रजिस्ट्रेशन करा और नाम भी दिया, सन्निधि दिया, क्योंकि गांधी निधि थे। गांधी निधि, गांधी समाधि और म्यूज़ियम तीनों में काका साहब ने अपना बहुत महत्व का समय दिया है खड़ा करने में। तो गांधी निधि के नज़दीक होने से इसको सन्निधि नाम दिया, साहित्यिक नाम। बाकी गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा तो नाम थी। तो इस ढंग से यहाँ इस भूमि पर काका साहब ने संस्था बनाई 1955 में, और ये मकान 58 में बना, 57 में ये, और आखिरी मकान 57 में बना। और बीच में तो खाली जगह थी, वो
वो काका साहब के भक्त ने पैसा दिया और प्रार्थना भवन बनाने के लिए, वो 58 में बना। इस ढंग से तीनों मकान तैयार हो गए और काका साहब यहाँ रहने आए। और काका साहब उनके वर्धा से 2 बहनें साथ उनके रहती थी, धर्मा बेटी रेहाना बहन तैयब जी, अब्बास तैयब जी की बेटी, और सरोज बहन नानावटी, दोनों जस्टिस की बेटियाँ, और दोनों साथ रहती। तो दोनों के लिए इस मकान में 2 कमरे भी बनाए और अपने लिए एक हॉल था, वहाँ काका साहब रहते थे। मैं जब आई तब मैंने देखा पूरा कमरा किताबों के भरा हुआ था सब, और कोई जाली नहीं थी, कुछ नहीं था, मिट्टी आती थी, मक्खियाँ आती थी। तो काका साहब जब जब प्रवास पर जाते थे तब मैं कभी कभी नहीं जाती थी और वो साफ करती रहती थी। इस ढंग से कई साल तक रहे। और ये कमरे में मैंने देखा कि इतने जो जो मेहमान आते थे काका साहब को मिलने के लिए, उसमें उमाशंकर भाई का यहाँ कोई कमरा नहीं था, मकान नहीं था दिल्ली में। तो वो यहाँ आते थे। एक बार आए और बाहर वो ऑटो खड़ा रखा, सामान लेकर एकदम अंदर आ गए। काका साहब थे नहीं, तो परिचय हुआ। तो काका साहब को कहने लगे कि ये लड़की ने पूछा भी नहीं आप कौन है, कौन आए हैं, वो क्या सोचती होगी कि ऐसे सीधे आ गए। फिर कहा नंदुरबार की है, तो हमारे प्रेमानंद को आप क्या खिलाते थे, प्रेमानंद को नंदुरबार में कैसे रखते थे। मेरे मामा के मोसाल में वो प्रेमानंद रहते थे। एक बात हुई, लेकिन इस मकान में काका साहब जब रहते थे तब मैं आई थी 1965 में, तब से यहीं रहती हूँ। काका साहब जब थे तब उनके साथ तो पूरा समय लिखने वगैरह में जाता था, प्रवास में जाता था, इसी में समय जाता था। काका साहेब कालेलकर ने जीवन में 2 ही प्रेम किए, एक राष्ट्र प्रेम और एक यात्रा प्रेम। अपनी यात्रा के कारण काका साहेब कालेलकर जाने जाते हैं। आप बताइए कि आपने काका साहेब कालेलकर के साथ कहाँ कहाँ कौन सी जगहों की यात्रा की है? उसके पहले मैं उसका प्रस्तावना कर देती हूँ। जब काका साहब के साथ मुझे जुड़ना था तो मेरे पिताजी को बुलाया, उनको मलबरी, और कहा कि हमारा जीवन तो स्वैच्छिक गरीबी का है, लेकिन कुसुम मेरे साथ रहेगी तो मैं प्रवास का उसको लाभ मिलेगा। प्रवास से सच्ची केळवणी माने शिक्षा मिलती है, वो कर सकेगी, ये खास कहा था। इसलिए काका साहब के साथ मैं आई और 2-4 दिन में तो बम्बई चली गई। तो घर में आश्चर्य हुआ। तो ऐसा हमारा प्रवास काका साहब के साथ चलता था, हमेशा आना जाना, यहाँ सामान रखना, दूसरा लेकर चले जाना। काका साहब का प्रवास आखिर तक चलता रहा। और काका साहब के साथ तो प्रवास मैंने बहुत ही करा है, जैसा कि कोई भारत का विभाग छोड़ा ही नहीं है। जन्म शताब्दी गांधी जी की आई तब गांधी निधि ने और लोगों ने उनका प्रवास आयोजित करा था। तो सौराष्ट्र, गुजरात, केरला, कन्याकुमारी, पूर्व में नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, बंगाल और वहाँ कश्मीर, यहाँ पूरा पंजाब, सब जगह काका साहब का प्रवास था। तो हम जाते थे, सरोज बहन और मैं, हम साथ में जाते थे और प्रवास कभी रुका नहीं। प्रवास में हम बहुत ही, जैसा हमें कंटाला ऐसा नहीं, काका साहब लिखवाते रहते ट्रेन में और साथ साथ समझाते थे, ये नदी कहीं यहाँ से आए वहाँ आए, पूरा साथ में रखते थे अपने नक्शा और टाइम टेबल वगैरह, एटलास, तो सारा बताते रहते थे, ज्ञान भी देते थे प्रवास में। और वो जैसा कि प्रवास में, और उनको लगता था कि ट्रेन ही अपनी घर है, अपना घर है। जब किसी के यहाँ रुके और वहाँ प्रोग्राम पूरा हुआ और फिर हम ट्रेन में बैठे, वो पहुँचाने आए, तो मज़े की बात होती थी कि फिर काका साहब कहते कि हम अपने घर में आए, अभी बताओ मैं मेज़बान को कि आपको क्या चाय दे, कॉफ़ी दे, क्या आपका स्वागत करें। तो आने वाले भी हंस देते थे। काका साहब को इतना ट्रेन का अपना घर ही लगता था।
हमेशा प्रवास चलता रहता, तो कभी थकते नहीं थे प्रवास से वगैरह। नहीं तो आजकल तो एक बार प्रवास करते थके और 2 दिन आराम घर पर करते। काका साहब कभी नहीं थकते थे। और ट्रेन जब स्टेशन पर उतरे, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना सब आसानी से करते थे। काका साहब का शरीर बहुत मजबूत था। क्षय रोग उनको हुआ था माँ की ओर से, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपनी तबीयत अच्छी करी और वो अच्छी तरह घूमते थे। और काका साहब को गांधी जी ने खास कहा था कि काका, अच्छी तबीयत रखनी है तो सुबह और शाम को आपको 20-20 मिनट घूमना है। तो आखिरी समय तक, माने 21 को प्राण छोड़ा तो 18 तारीख तक हमारे साथ घूमे यहाँ सन्निधि में। और घूमते समय सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ तो वो गायत्री मंत्र बोलते थे और साथ में हम बोलते थे। यहाँ से गांधी निधि गए, गुलाब वाटिका गए, ऐसे पूरा राउंड लगा कर आते थे। हम भी साथ में घूमते थे। जो भी उनके साथ घूमता था उनको बहुत आनंद आता था कि काका साहब के साथ घूमना भी एक जीवन का बड़ा लावा है। ये इस ढंग से काका साहब ने अपना रखा। और प्रवास तो काका साहब का नियमित निरंतर चलता रहा था। काका साहब कालेलकर ने लोगों को बहुत पत्र लिखे, लोगों ने काका साहब को बहुत सारे पत्र लिखे। तो कुसुम बहन, क्या ये है कि कभी आपने उनको कोई पत्र लिखा हो? काका साहब के पास मैं रहती थी तो रात दिन मेरे हाथ से तो पत्र लिखवाते थे। जो उनके पास रहे उनसे वो हमेशा लिखवाते थे। कब से अपने अंगुलियों से कभी लिखते नहीं थे, ये उनका था। तो जब काका साहब बाहर जाते थे और मैं सोचती थी कि सब लोग तो काका साहब को अनेक क्वेश्चन करते, अनेक ज्ञान लेते हैं, मुझे समय ही नहीं मिलता काका साहब के पास। तो मैंने पत्र लेखन का शुरू करा। काका साहब को मैंने 1966 से पत्र लिखना शुरू करा, 65 में आई थी। और वो पूरा एक विद्यार्थी को जैसा शिक्षा देना, उस ढंग से मुझे हर एक पत्र लिखते थे। ऐसा 300-400 पत्र मेरे पास आए थे काका साहब का। और जब वो पत्र का जवाब बहुत विस्तार से देते थे, सरोज बहन के हाथ से इतना नहीं लिखा जाता था। तो यहाँ आते थे दिल्ली और फिर पास में बैठकर, ये पलंग के पास ही मैं बैठती थी और काका साहब मेरे हाथ से पत्र का जवाब पूरा लिखवाते थे। तो ये ऐसे पत्र संग्रह मैंने ये मेरे पास इकट्ठा, उसमें से चुने हुए थोड़े पत्र मैंने अभी नवजीवन से छपवाया है। सप्रेम शुभाशीष, हर एक पत्र के नीचे सप्रेम शुभाशीष लिखते थे। तो किताब का नाम भी मैंने यही दिया है। तो इसमें अनेक लोगों को, मैं सोचती थी कि मैं काका साहब को कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो मुझे समझाएंगे ज़रूर, लेकिन वो मैं भूल जाऊंगी। भविष्य में लोगों को भी लाभ मिले, वो ज्ञान मिले, इसलिए पत्र लेखन का खास सिलसिला चला था। और अनेक लोगों के हाथ में ये पत्र गए हैं। मेरे हाथ में अभी सप्रेम शुभाशीष करके एक पुस्तक है। इस पुस्तक की खासियत ये है कि जो प्रश्न या जो जिज्ञासा कुसुम बहन को होती थी वे पत्र में लिखते थे काका साहब को। और काका साहब खुद तो लिखते नहीं थे, उस पत्र के उत्तर लिखवाने के लिए वे कुसुम बहन को ही साथ बिठाते थे और वे सारे उत्तर पत्र के लिखते थे। जिन पत्रों की जिज्ञासा व्यक्त हुई थी कुसुम बहन की, वही पत्र उनसे लिखवाते थे उत्तर के रूप में, और वे सारे उत्तर इस किताब में सुरक्षित है। कुसुम बहन, आपके साथ बात की थी तब आपने ये भी कहा था कि काका साहब का जो लेखन है काफ़ी ऐसा भी है जो अप्रकाशित है अभी भी। इस विषय में हमें विस्तार से बताइए। काका साहब की जन्म शताब्दी आने वाली थी, तब गुजरात से उमाशंकर भाई जोशी, यशवंत भाई शुक्ला, सब लोगों ने सोचा कि काका साहब के साहित्य को हम लोगों के आगे रखें तो हमारे 50 साल की सेवा होगी। तो उस ढंग से गुजराती ग्रंथावली तैयार करी थी। तब मैं दिल्ली से सब साहित्य उनको भेजती रही, सारी पांडुलिपियाँ, पत्र वगैरह सब। तो वो ग्रंथावली में काफ़ी आ गया है, लेकिन ये सिलेक्टेड है 15 वॉल्यूम। और जैसे हिंदी का भी हमने करा, 11 वॉल्यूम में करा। वो मैंने
संपादकीय करा है हिंदी में ग्रंथावली, तो ये सब काका साहब का आया है। तो है तो भी काका साहब का कई साहित्य ऐसा है जो अभी फाइलें करके हमने रखवाई है। जो उनके जो पत्र है, पत्र का तो समुद्र है। जैसा गुजराती साहित्यकारों के साथ गुजराती में पत्र लिखे गए, मराठी साहित्यकारों के साथ मराठी पत्र लिखे गए हैं, ऐसे अलग अलग पत्र उनके बहुत ही है। तो अभी वो अनुवाद करके हिंदी में लाने का काफ़ी प्रयत्न हमने करा है। थोड़ा तो हुआ लेकिन काफ़ी काम बाकी है। तो ये तो कोई स्वैच्छिक आए उस इंटरेस्ट से वो लोग ही काम करेंगे, तो मैं तो इतना ज़्यादा नहीं अभी कर सकती। मैं बता सकती हूँ और मेरे सामने बैठकर वो सब काम कर सकते हैं। जैसे काका साहब के म्यूज़ियम करना था तो जन्म शताब्दी के समय, तो उनके अलमारी में तो बहुत कम फोटो थी, तो हमने उसका भी जो भी टेम्पररी एक म्यूज़ियम बनाया और शंकर दयाल शर्मा से म्यूज़ियम खड़ा करा। अभी फिर काका साहब का जीवन सबके आगे आना चाहिए म्यूज़ियम के द्वारा, तो और फोटो गांधी म्यूज़ियम के लोगों को बुलाकर ये म्यूज़ियम तैयार करा। इस ढंग से लोगों के सहयोग से ही काका साहब का साहित्य का, पत्रों का सब काम हो सकता है। तो मेरी कई बार बात हुई तो लोगों ने आशा दिलाई, गुजरात से हम कुछ स्टूडेंट को भेजेंगे जो आपको मदद करेंगे, थोड़े दिन रहकर यहाँ काम करेंगे। तो ये आशा से मैं हूँ अभी। तो काका साहब का काम बहुत करना बाकी है, वो तो नई पीढ़ी इसमें सहयोग करेंगे तभी ये काम हो सकेगा। कुसुमबेन, काका साहब जब थे तब तो आपने उनके मार्गदर्शन से काफ़ी काम किए। उन्होंने जो कार्य आपको कहे और आपने किए, पर उनके निधन के बाद काका साहब के कार्यों की कौन कौन सी प्रवृत्तियों से आप जुड़े हैं, ये हमें जानना है। जी हाँ, काका साहब के साथ रहती थी तब उनका ये लाइब्रेरी संभालना, लेखन कार्य करना, प्रवास को जाना, यही सब मैं करती थी। फिर मुझे विचार आया कि काका साहब रोज़ रोज़ गांधी विचार सुनाते, गांव में जाकर सेवा करनी है, ये करनी वगैरह, तो कैसे कर सकते रचनात्मक कार्यक्रम मैं काका साहब की प्रेरणा से कैसे करूं, ये मुझे सोचना चाहिए। तो मैंने करीब 1972 से काका साहब को कहा कि मुझे रचनात्मक काम करने की इच्छा है, तो आपका मार्गदर्शन ज़रूर करिए। जब अहमदाबाद में काका साहब साबरमती आश्रम में थे और उनका सुबह शाम प्रवचन होता था 8-10 दिन के लिए, तब काका साहब के पास कृष्णदास भाई गांधी, प्रभुदास भाई गांधी आए थे और खादी के भविष्य के बारे में बहुत चिंता कर रहे थे। तो मैं भी दिल्ली से पहुंच गई थी बातें सुनने के लिए। तो मैंने कहा, प्रभुदास भाई वगैरह ने जब एकाध, काका साहब ने कहा मैं इस उम्र का होता, बैठा जाता तो मैं खादी का काम करके दिखाता। तो मैंने कहा काका साहब आप नहीं कर सकते तो आपके शिष्य तो हम सब लोग हैं, हम करेंगे ये खादी का काम। फिर दिल्ली आई और 1973 में बाबा लाल सिंह जी के मदद से यहाँ खादी केंद्र शुरू करा। और खादी केंद्र भी कैसे शुरू करा, काका साहब को सम्मान में पूरे भारत से अट्टियाँ दी गई थी, खादी के कपड़े दिए गए थे, उससे वो विनिमय पद्धति से खादी केंद्र शुरू करा। वो खादी केंद्र शुरू हो गया। फिर चरखा का क्लास शुरू करवाया। फिर भाषा वर्ग, हमने कहा भाषा वर्ग काका साहब ने भाषा द्वारा समन्वय कैसे करें, ये काम करना चाहिए, तो पैसे चाहिए। तो मैंने एक ही बात सोचा, मुझे गुजराती आती है, तो मैं गांधी दर्शन में गई। मेरे पास जो बच्चे शाम को पढ़ने आते थे उनको मैंने गुजराती सिखाना शुरू करा, हरिजन बस्ती के बच्चों को। और गांधी दर्शन में जाकर कहा कि आप सब गांधी दर्शन में बैठे एग्जीबिशन लेकर, बापूजी का ओरिजिनल आप कैसे पढ़ सकते हैं, आपको गुजराती आती नहीं। तो कहते हमें सीखनी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो उनका लंच टाइम में आधा घंटा था, तो 3-4 विभाग में मैं आधा घंटा बैठती थी और उनको गुजराती सिखाया 1975 में। तो ये
काफ़ी गुजराती में परीक्षा में बैठे। पहली बार 50-60 विद्यार्थी गुजराती परीक्षा में बैठे। गुजरात विद्यापीठ की परीक्षा ली थी और फिर यहाँ के लोगों को भी उत्साह आ गया क्योंकि हमने सर्टिफिकेट देने के लिए शिक्षा मंत्री को बुला लिया था, अखबार में आ गया। तो कहते ये काम तो करने जैसा है। फिर एक एक भाषा लेकर 14 भाषाओं का हमने क्लासेस शुरू करा था, एक विद्यालय जैसे खड़ा होगा। और उस समय सेवाभावी हमें टीचर भी मिला, जैसे चंद्रकांत भाई मेहता जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रीडर थे और साहित्यकार। फिर मलयालम सिखाने के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रजा सभा के भाई, और बुद्ध बोस जी जो बंगाली, सब ऐसे सेवाभावी हमें टीचर मिला। और बहुत सुंदर भाषा वर्ग का काम चल रहा था, पूरे दिल्ली में प्रसिद्ध था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी गुजराती सीखने वाले यहाँ आते थे सीखने के लिए। ऐसा गुजराती का चला, भाषाओं का चला। तो भाषा द्वारा समन्वय का काम हमने काका साहब का आगे करा, खादी का काम आगे करा। तो फिर गांधी विचार कॉलेज विद्यार्थियों में कैसे प्रसारित करें, तो मैंने लोगों को साथ में लिया, बाबा लाल सिंह जी, उनकी बेटियां वगैरह, और कहा कि कैसे करें गांधी विचार का। तो कॉलेज के विद्यार्थी आते थे, गांधी विचार समन्वय परीक्षा। तो पहले रविवार को विषय समझाते थे वो अलग अलग वक्ता द्वारा, दूसरा निबंध लिखते थे और वक्तृत्व स्पर्धा होती थी। 3-4 रविवार ऐसे बुक हो जाती, एक में इनाम देते थे। ऐसा गांधी विचार परीक्षा भी बहुत चली। तो ये सब काका साहब हमारे बीच में बैठते थे। हम जब चरखा क्लास शुरू हुआ तो एक दिन सामूहिक कताई रखते थे, तो उसमें काका साहब के हाथ से ही इनाम बंडल वगैरह दिलवाते थे। तो काका साहब कहते गांधी माने खादी, खादी माने गांधी, ऐसा हमेशा सबको समझाते थे। तो काका साहब के आखिरी समय में ये रचनात्मक प्रवृत्ति हमने उनके मार्गदर्शन से शुरू करी थी। काका साहब के जाने के बाद फिर उनका एडिटिंग वगैरह का काम तो था, संस्था की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ भी चलानी थी। तो 1984 से 1918 तक, 2018 तक मैं सेक्रेटरी रही, कोई और जिम्मेवारी लेते नहीं थे। तो उस समय तक हमने सोचा कि काका साहब के स्मरण में हम काम करें गाँवों में। तो काका कालेलकर लोक सेवा केंद्र हमने नंदुरबार में रखा और यहाँ राजस्थान में रखा। बेटगुंदी में तो काका साहब स्मारक शिक्षण निधि चलती ही थी, उनके एक शिष्य चलाते थे। तो ये हम गए नंदुरबार में, फिर जाना आना मेरा शुरू हुआ सिलसिला। वहाँ बहुत सारी हमने एक्टिविटी आदिवासी बच्चों के बहनों के लिए शुरू करी। ये करीब मैं यहाँ से महीने में एक बार 15 दिन चली जाती थी, 2 महीने रहती थी वगैरह। तो वहाँ बहुत सारा काम चला। ये काका साहब के रचनात्मक कार्यक्रम में बहुत चली। फिर काका साहब की जन्म शताब्दी आई, उसमें पूरा भारत में वो कार्यक्रम चलाते थे। ऐसे सब महापुरुषों की जन्म शताब्दी हमने गोपीनाथ बरदौली वगैरह की करी वगैरह, सब जगह करने में आनंद आया। सन्निधि संगोष्ठी के विषय में आप बताइए। उसके बाद अभी कुछ समय बाद विष्णु प्रभाकर जी की जन्म शताब्दी थी, तो अतुल भाई ने वो मनाई। उसके बाद वो चिंता करने लगे कि विष्णु भाई का अभी कैसे स्मृति हम रखें। तो मैंने कहा कि संस्था द्वारा करना है तो एक ही ढंग से हम कर सकते हैं, काका साहब और विष्णु प्रभाकर की स्मृति में हम संगोष्ठी रखें। जैसे साहित्यकार आए, विद्यार्थियों को साहित्य में रुचि हो, काव्य कहानी वगैरह उसमें रुचि हो, आए जाए वगैरह। तो नाम क्या रखे, तो किसी को नाम नहीं सूझता था। मैंने कहा कि सन्निधि भी हमें साथ लेना है, संगोष्ठी भी लेना है। सन्निधि संगोष्ठी मैंने नाम दिया। तो वो तब से 2004 से चल रही है, अभी तक हर महीने चलती है। उसका पूरा श्रेय अतुल भाई, लतान जी, इन लोगों के, उन्होंने जिम्मेवारी ली इस तरह। फिर युवा लोगों में शास्त्रीय संगीत की रुचि हो, आज का जो
संगीत चलता है वो तो बच्चों को बिगाड़ने का जैसा ही है। तो काका साहब शांति निकेतन में थे, तो वहाँ बड़ा शांति निकेतन था। तो मैंने सोचा काका साहब का यहाँ छोटा हम शांति निकेतन क्यों न करें। ये इसीलिए मैंने यहाँ शास्त्रीय संगीत भी शुरू करवाया युवा लोगों के लिए। वो भी हर महीने से चलता है अनेक सालों से। उसका जिम्मेवारी लिया पंडित देवेंद्र वर्मा वगैरह ने ली, और साहित्य गोष्ठी अतुल भाई वगैरह ने ली। इस ढंग से ये प्रवृत्तियाँ चल रही है। और कताई का तो इतना अच्छा चरखा केंद्र चलता था उस समय, अभी तो बहुत ही कम हो गया, समस्या भी बहुत है चरखा के लिए। तो 15 देश के लोगों ने आकर यहाँ चरखा सीख कर गए। जापानी लोग इतने यहाँ सीख कर गए कि वहाँ चरखा क्लब बनाया है जापान में। तो काटते हैं, बुनते हैं और अपना खादी पहनते हैं। जापान में इतना करा है डेवलपमेंट। तो इस ढंग से चरखे का भी अच्छा चला, हर एक प्रवृत्ति अच्छी चली, ये अच्छा है। कुसुम बहन, आपसे हमें जानना है कि काका साहब के अंतिम दिनों के विषय में आप बताइए कि उनके स्वास्थ्य के बारे में बताइए, उनके विचारों के बारे में, उनके सपने क्या थे जो पूरे नहीं हुए वे मानते थे। काका साहब के अंतिम दिनों में वो काफ़ी भूल जाते थे, सुनने का कम हो जाते थे। तो सुनने के लिए तो स्लेट रखते थे और वो करनी का रखते थे सुनने के लिए, और भूल जाते थे तो सबको कहते हैं कि आपको याद रखूँगा ऐसा मत मानिए। मेरे दामाद भी, जो भाई की लड़की के शादी में दामाद मिले थे सामने, तो कहा कि ये तो मुझे पहचाना नहीं। तो दोबारा मैंने कहा कि भैया दोबारा आपको याद रखूँगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भूलने की मेरी ये आदत है। तो ये काका से भूल जाते थे। और प्रवास भी कम कर दिया था करीब 78 में प्रवास कम कर दिया था, लिखने का कम कर दिया था काका साहब ने। तो आराम करते थे और बीच बीच में पढ़ते रहते थे। हम कहते थे कि काका साहब इतना पढ़ते हैं तो कैसे आपको याद रहेगा। कहते कि अगले जन्म के लिए वो काम आएगा, ऐसे पढ़ते रहते थे। और काका साहब का पुरानी किताबें, हिमालय की यात्रा और जीवन लीला वगैरह, जो भी किताबें लेकर पढ़कर सुनाते थे। तो काका साहब को पूरा वो चित्र सामने आ जाता। कहते कि नहीं, जैसे अभी कर रहा हूँ ऐसा मुझे याद आता है। फिर तो उनके अंतिम दिनों के विषय में आपने कहा कि उन्हें न्यूमोनिया जैसा कुछ हुआ था, आप बताइए। वो तो फिर 20-20 मिनट घूमने का तो था ही उनका क्रम, वो पूरा नहीं पाता था। फिर उनको न्यूमोनिया 18 से हो गया था। सरोज बहन बम्बई गई थी अपनी दांत के ट्रीटमेंट के लिए। फिर उनको बुलाया हमने, उनके बेटे सतीश भाई को भी बुलाया, और जुगल किशोर जी की होम्योपैथी दवाई शुरू करी थी, तो भी फ़ायदा नहीं हुआ। और 21 तारीख को रात को जब काका साहब सोए तो गीता का उपदेश सुना रहे थे। आवाज़ कहाँ से आ गई हमें पता नहीं चला। वहाँ पलंग पर लेटे थे और सामने सब धर्म के महापुरुषों की फ़ोटो लगी थी। सर्वधर्म समन्वय उनमें खास था, तो उनके ऊपर ही नज़र थी और प्रसन्न मुद्रा में थे। उनके साथ एकता हो गई होगी उनकी। तो ऐसा रात को हुआ। और सुबह से तो बार बार उनके प्राण जाते थे आते थे, ऐसा चलता था। और दोपहर को 2:45 बजे उन्होंने फिर देह छोड़ी थी। तब उनके पास सभी थे, उनके बेटे, सरोज बहन आ गई थी, बेटे सब लोग इकट्ठे हुए थे, तब प्राण छोड़ी थी। जब सुबह से उनकी बार बार प्राण जाती थी आती थी, लेकिन हमें सबको लगता था कि हमें सामने देखकर प्रसन्न है काका साहब, हंस रहे। लेकिन वो जो सर्वधर्म यीशु ख्रिस्त, चतुर प्रभु, नानक गुरु, बुद्ध भगवान की फ़ोटो के सामने उनकी नज़र थी, वो प्रसन्न मुद्रा में थी। तो इस ढंग से काका साहब प्रसन्न मुद्रा से उनका देह छूटी। और
तुरंत बीबी अब्दुल सलाम यहाँ आई थी, गांधी जी की बेटी, और उन्होंने खबर दी इंदिरा जी को, और इंदिरा जी एकदम तुरंत यहाँ आ पहुँची। आते ही सतीश भाई को मिले। सतीश भाई के साथ उनकी खास मैत्री थी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में साथ पढ़ते थे। तो सतीश भाई को मिली, सरोज बहन को, हम सबको मिले और सूचना देकर गए कि अभी काका साहब को हॉल में ले जाओ, और उन्होंने सारी बर्फ़ वगैरह की व्यवस्था करवाई, सब उन्होंने व्यवस्था करवाई थी इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा जी गांधी तो जब जब आती थी हमेशा पूछती, आपको संस्था को कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना, काका साहब को कोई तकलीफ़ नहीं, बहुत ध्यान रखती थी, क्योंकि नेहरू जी की बेटी थी काका साहब की, इसलिए बहुत स्नेह का संबंध था। कुसुम बहन, गांधी जी के एक अंतेवासी थे निचिदासु फूजी, उनके और काका साहब कालेलकर की मैत्री के विषय में हमें जानना है। हाँ, गांधी जी को मिलने के पहले ही काका साहब और फूजी गुरुजी का मुलाकात हुई थी। ये जापानी नीचिएन पंथ के थे प्रचारक, और वो बहुत भिक्षुक जवान थे, तब सर्वोदय विचार को मानते थे, इसलिए बम्बई से वर्धा जा रहे थे। तो ट्रेन में पहले काका साहब मिल गए थे, तब से उनका संबंध। और वो गांधी जी के पास बार बार फूजी गुरुजी जाते थे, तो गांधी जी की जो सर्वधर्म प्रार्थना थी, उसमें फूजी गुरुजी जाने से नम्य हो रहेंगे क्यों जोड़ा गया, और रहना बेन तैयब जी थी, इसलिए अल फातिहा जोड़ा गया। ऐसे गांधी जी ने अपने प्रार्थना में एक एक के लिए मंत्र जोड़ा था। फूजी गुरुजी काका साहब को वहाँ जापान में भारतीय संस्कृति, बौद्धम विचार वगैरह सुनाने के लिए, सर्वोदय विचार सुनाने के लिए बुलाते रहे। 5 बार जापान बुलाया, और अपने ग्रुप के साथ काका साहब जाते थे, सबकी व्यवस्था रखना, जापान में ये सब करना। वहाँ के कई स्तूप का उद्घाटन काका साहब से करवाया। फिर वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में काका साहब को जोड़ा, और जब भारत में उनको ये दिया नेहरू पुरस्कार फूजी गुरुजी को, तब उन्होंने पुरानी चाइनीज़ लिपि में नम्य होरेंगे को सद्धर्म पुंडरीक का मंत्र है, मैंने सद्धर्म पुंडरीक को नमन करता हूँ, नम्य होरेंगे को। तो ये मंत्र का पुरानी चाइनीज लिपि में लिख कर एक बड़ा फोटो काका साहब को दिया और राजेंद्र प्रसाद जी को दिया। 2 ही फोटो उन्होंने ये भेंट करी थी। तो यहाँ म्यूज़ियम में खास वो लगाया गया है, फूजी गुरुजी ने दिया हुआ फोटो नम्य होरेंगे को। काका साहब ने जापान का 6 बार प्रवास करा है। एक तो फूजी गुरुजी ने 5 बार बुलाया, और एक दूसरे तात्सुमारू जी ने बुलाया था। ऐसे 6 बार यात्रा करी है। और जापान जब भी जाते थे तो उन लोगों को लगता था हमारे काका साहब है, काका साहब को लगता है ये सब जापानी हमारे, इतने आत्मीयता हो गई थी जापान के साथ। तो और तब 2 प्रवास का किताब भी पब्लिश हुआ है, उगमणो देश माने सूर्योदय का देश जापान। ये किताब भी अभी हमारे पास है। हम जिस कक्ष में बैठे हैं वहाँ काका साहब कालेलकर ने अपने 25 साल बिताए हैं। यहाँ हम हमारे आसपास जो भी देख रहे हैं वे काका साहब कालेलकर की स्मृतियाँ हैं। कुसुम बहन, मुझे आपसे जानना है कि वहाँ कोने में अच्छे से बहुत ही मस्त अस्थि कलश रखा गया है जी। तो इस अस्थि कलश के विषय में मुझे बताएं कि हाँ। ये अस्थियाँ हमारे काका साहब कालेलकर की अस्थियाँ हैं और उनको हमने कहाँ कहाँ बहाई है। काका साहब की अस्थियाँ हमने 4-5 जगह बहाई है। उसमें तो मुख्य तो दिल्ली में रहते थे, इसलिए जमुना जी में विसर्जित करा। दूसरी वर्धा में काका साहब रहे, इसलिए वो वहाँ वर्धा में भी जाकर बहे थी। वो शिवाजी भावे विनोबा जी ने वो अस्थि विसर्जन, एक विनोबा जी का था तो आश्रम में एक पेड़ है, उसके नीचे सबकी अस्थि रखवाते थे। और उनके भाई शिवाजी ने नदी में बहाई थी। फिर काका साहब के बेटे सतीश भाई अहमदाबाद ले गए थे, क्योंकि अहमदाबाद साबरमती के किनारे आश्रम में रहते, तो साबरमती में अस्थि विसर्जन करा।
और काका साहब के गांव बेलगुंदी, बेलगाम के पास बेलगुंदी गांव है, वहाँ उनके खेत थे, घर थे, सब था। नाना जी का उनका गांव था। तो वहाँ बेलगुंदी में भी हम अस्थि लेकर गए थे, वहाँ विसर्जित करा था। काका साहब को मैं हमेशा कहती थी कि काका साहब आप पूरे भारत में मुझे घुमाया है, आपके गांव मुझे ले नहीं गए। काका साहब ने कहा जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो इस अस्थि विसर्जन के बहाने मुझे फिर बेलगुंदी देखने को मिला। हाँ, तो इस ढंग से काका साहब ने अस्थि के साथ मुझे दर्शन करवाया। फिर तो बाद में काका साहब की जन्म शताब्दी में हमें बेलगुंदी में कार्यक्रम भी बहुत बड़ा करा था। और इस ढंग से काका साहब की अस्थि विसर्जन हुई। तो जमुना जी में जिस कलश से हमने अस्थि विसर्जन करा, तो वो कलश हमने संभाल कर रखा है।